हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे इकोनॉमी पर। आज हम इकोनॉमी पर बात करना चाहेंगे। इसलिए बात करना चाहेंगे कि इकोनॉमी वो समुंदर है। इकोनॉमी वो समुद्र है जिसमें बड़े बड़े बिजनेस पनपते हैं। इकोनॉमी वह समुद्र है जिसमें बड़े बड़े बिजनेस पनपते हैं। इसलिए बिजनेस के अध्ययन के लिए इकोनॉमी का अध्ययन आवश्यक है। खास करके बड़े बड़े बिजनेस के बारे में अध्ययन करने के लिए, या वो बिजनेस जो प्राइवेट कंपनी अथवा लिमिटेड कंपनियों के रूप में संचालित होते हैं, उनके लिए इकोनॉमी का अध्ययन आवश्यक है। अब इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष पर पूरी तौर से हम नहीं जा रहे हैं, ना ही हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के उस परिभाषा डिफिनेशंस पर जा रहे हैं जो विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने दी है, अर्थात अर्थशास्त्रियों ने दी है या फिर आर्थिक विशेषज्ञों ने दी है। यहाँ पर हम यह मानते हैं कि इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि किसी राष्ट्र की या राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था, किसी राष्ट्र की या राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में उस राष्ट्र की प्रॉपर्टी, उस राष्ट्र की पूंजी, उस राष्ट्र का निवेश, उस राष्ट्र का निवेश और उस राष्ट्र का आर्थिक प्रबंधन या फिर आर्थिक प्रशासन। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में राष्ट्रीय संपत्ति, टोटल राष्ट्रीय संपत्ति वह राष्ट्रीय संपत्ति जो कि सरकार के पास में है अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास में है अथवा पब्लिक के पास में अर्थात जनता के पास में है, तथा समग्र राष्ट्रीय संपत्ति में वह संपत्ति भी आती है जो सरकार की अन्य देशों में है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अन्य देशों में है अथवा पब्लिक की अन्य देशों में है। तो अब यह चीज़ हुई जा करके समग्र राष्ट्रीय संपत्ति भी, अर्थात इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक होती है संक्षिप्त इकोनॉमी या लिमिटेड इकोनॉमी में किसी राष्ट्र के अंदर स्थित संपत्तियां या अन्य सब चीज़ें। लेकिन जब समग्र इकोनॉमी की बात हम करते हैं तो उसमें सरकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की व आम जनता की जो विदेशों अर्थात दूसरे देशों में भी जो स्थित संपत्ति है वह राष्ट्रीय संपत्ति इकोनॉमी में आती है। तथा राष्ट्रीय संपत्ति के साथ ही साथ नेशनल निवेश व इंटरनेशनल निवेश। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर हम समग्र
इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, व्यापक अर्थ में इकोनॉमी में, तो निवेश, राष्ट्रीय निवेश अर्थात सरकार के द्वारा किए जाने वाला निवेश विभिन्न सेक्टरों में। सरकार के द्वारा भी निवेश कुछ उत्पादक हो सकता है, कुछ अनुत्पादक हो सकता है, कुछ कल्याणकारी हो सकता है और कुछ फालतू का हो सकता है। ठीक है। तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा निवेश, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा निवेश तथा आम जनता के द्वारा निवेश तथा बाहरी दूसरे देश की सरकारों के द्वारा निवेश, दूसरे देश के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा निवेश तथा दूसरे देश के व्यक्तियों के द्वारा निवेश। क्योंकि अब आधुनिक जो लेटेस्ट इकोनॉमी है, यह जो आधुनिक इकोनॉमी है, आधुनिक इकोनॉमी में हमें जो दूसरे देश हैं उनकी भी इकोनॉमी या उनके भी पक्ष को ध्यान में रखना पड़ेगा, तथा यहाँ पर बात ये भी आती है कि यदि हम एक विचार आता है कि फाइनल इकोनॉमी या फाइनल परिसंपत्ति का अर्थ ये बनता है कि देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, यह टोटल राष्ट्रीय संपत्ति है। यदि हमारे देश की संपत्ति दूसरे देश में हो सकती है तो दूसरे देश की संपत्ति भी हमारे देश में हो सकती है, क्योंकि अब किसी देश की क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, किसी देश की बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ ये बनता है कि वह केवल देश के लोगों के द्वारा देश के लिए ही सीमित है। अब ओपन इकोनॉमी में एक देश दूसरे देश में भी विभिन्न प्रकार के आर्थिक लेन देन व्यवहार आदि ये सब होता है। खैर, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो निवेश बाहरी निवेश में किसी दूसरे देश की सरकार का निवेश, दूसरे देश की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निवेश तथा दूसरे देश के व्यक्तियों का निवेश। ठीक है, निवेश। अब यही चीज़ आती है कि डेवलपमेंट सरकार के द्वारा किए जाने वाला डेवलपमेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा किया जाने वाला डेवलपमेंट और आम जनता के द्वारा किया जाने वाला डेवलपमेंट। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में देखा जाना चाहिए। तथा अब बात यह रही है कि एडमिनिस्ट्रेशंस अर्थात जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन, क्योंकि सरकार के पास में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, आर्थिक प्रबंधन की भी, आर्थिक निवेश के भी और आर्थिक परिसंपत्ति की भी। आर्थिक परिसंपत्ति की भी इसलिए सरकार जो ढांचा तैयार करती है, अर्थात सरकार का जो आर्थिक प्रबंधन है, आर्थिक प्रबंधन, उसी आर्थिक प्रबंधन के दायरे में व्यावसायिक प्रतिष्ठान या बिजनेस पनपते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि सरकार कभी कभी कुछ बिजनेस स्वयं करती है तथा कुछ बिजनेस पब्लिक को दे देती है। सरकार कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाती है जिनके लिए वह टैक्स लेती है। अर्थात अब जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में राष्ट्रीय संपत्ति, टोटल राष्ट्रीय निवेश, आर्थिक प्रबंधन तथा आर्थिक आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में
राष्ट्रीय आय में सरकार की आय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आय व पब्लिक की आय, पब्लिक की आय ये सभी शामिल हैं, ये सभी शामिल हैं। अर्थात अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो किसी हद तक पता चल गया जा कर के कि हाँ यह इकोनॉमी है। अर्थात इकोनॉमी कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट का समग्र रूप है, समग्र रूप है। अब आर्थिक प्रवाह, आर्थिक प्रवाह का अर्थ ये कि धन का प्रवाह, एक तरफ धन का प्रवाह होता है अर्थात कैपिटल का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, दूसरी तरफ परिसंपत्तियों का भी प्रवाह, जो संपत्तियां हैं इनका भी प्रवाह होता है, ये भी प्रवाहित होती हैं या गतिशील होती हैं। लेकिन कैपिटल की अपेक्षा करते हैं इनकी जो गति है, इनकी जो प्रवाहशीलता है वह तुलनात्मक रूप में कम होती है, तुलनात्मक रूप में कम होती है। तो अब इस प्रकार से ये बात हम कह सकते हैं कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी के सिर्फ एक पक्ष की हम बात करते हैं, इकोनॉमी की हम सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। अब जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो कि बड़ी लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में है, जो कि पहले होता यह था कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स सीधे पूरी तौर से उत्तरदायी होता था, अर्थात जिसको बिजनेस करना होता था वह निवेश करता था, वह बिजनेस के सभी परिणामों के लिए वह पूरी तौर से उत्तरदायी होता था, पूरी तौर से उत्तरदायी होता था। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस डेवलप हुए हैं, प्रशासनिक बिजनेस डेवलप हुए हैं, प्रशासनिक बिजनेस डेवलप हुए हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो लिमिटेड कंपनी के रूप में बिजनेस हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बिजनेस हैं, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस है, प्रशासनिक बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टर सीधे हर चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसमें इन्वेस्टर्स हर चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं है। अर्थात यहाँ पर एक कॉमर्शियल ढांचा बनाया जाता है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के रूप में होता है, जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये है पूरी दुनिया में विभिन्न सरकारों ने अपने यहाँ इस प्रकार के सिस्टम को मान्यता दी है। अब यह प्रशासनिक बिजनेस क्या होता है? प्रशासनिक बिजनेस का अर्थ ये कि एक व्यावसायिक ढांचा तैयार किया जाता है जिसमें ऊपर से नीचे तक एक प्रशासन, एक सिस्टम को गठित किया जाता है, सिस्टम को गठित किया जाता है और इस सिस्टम का एक मैन्युफैक्चरर होता है जिसको हम प्रवर्तक बोल सकते हैं। वो इस सिस्टम को खड़ा करता है और फिर उसको कानूनी मान्यता दिलवाता है। कानूनी मान्यता दिलवाने के बाद में यह सिस्टम, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के रूप में एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाता है। यहाँ पर इस सिस्टम को जन्म देने वाले की भूमिका स्पष्ट निर्धारित कर दी जाती है। साथ ही साथ इस व्यावसायिक ढांचे से विभिन्न रूपों में संपर्क स्थापित करने वाले की दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारी वह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी जाती हैं। अब इसमें इन्वेस्टर्स अलग हो गया, ऋणदाता अलग हो गया, बिजनेस का कार्य देखने वाले अलग हो गए,
इस ढांचे को संचालित करने वाले सब अलग हो गए और ये सब अलग अलग को मिल करके एक व्यावसायिक ढांचा बना दिया गया। यह एक व्यावसायिक ढांचा बना दिया गया। तो अब सरकार ने पहले होता यह था कि ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस होते थे, आम पब्लिक इन्वेस्ट करके उनको संचालित कर लेती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में बड़े बड़े बिजनेसों की आवश्यकता पड़ी, बड़े बड़े बिजनेस की आवश्यकता पड़ी। तब सरकार ने इस प्रकार के ढांचे को विकसित किया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के ढांचे को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में हम अभी कह सकते हैं फिलहाल के तौर पर। तो अब ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान अर्थात सरकार कुछ बिजनेस या कुछ कार्य या कुछ सुविधाएं या कुछ प्रोडक्ट स्वयं बना करके या स्वयं सप्लाई करके या स्वयं सेल करके उपलब्ध करवा दी हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उसने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जा करके, अर्थात विभिन्न प्रोडक्ट को या सर्विसेज को या कार्य को दूसरों के हवाले कर दिया कि ठीक है, आप करिएगा, हम आपकी देखभाल करेंगे और जो हम सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं उसके आधार पर हम आप पर विभिन्न प्रकार का हम टैक्स लेंगे, विभिन्न प्रकार के हम टैक्स लेंगे। अर्थात सरकार नियंत्रण रखती है। टैक्स भी इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण का एक तरीका है। तो यह भी सरकार की एक इनकम का हिस्सा है। अब जैसा कि इकोनॉमी में हम अक्सर करके चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आय तो जैसा कि बताया गया है कि सरकार की आय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आय और पब्लिक की आय। सरकार की आय का मुख्य स्रोत टैक्स होता है। इसके अलावा सरकार के पास में जो संपत्तियां होती हैं उनसे भी वह विभिन्न रूपों में आय को प्राप्त करती है। कुछ व्यवसाय चलाती है जिनसे भी सरकार को आय होती है, क्योंकि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लेकिन जो सरकार कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना, कल्याण प्रदान करना और व्यवस्था को स्थापित करना, कानून व व्यवस्था को स्थापित करना, बनाए रखना। इसलिए सरकार को बहुत सारे ऐसे वे करने पड़ते हैं जिनसे, चूँकि ये एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, जब व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है तो इसके प्रत्येक कार्यों से आय नहीं प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, यह सरकार बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जिससे दूसरे लोग आय प्राप्त कर सकते हैं। जब चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान या पब्लिक आय प्राप्त कर सकती हैं, तो जब आय प्राप्त कर सकती हैं सरकार उसमें से कुछ हिस्सा लेती है। ठीक है, लेती है। इसलिए यह टैक्स सरकार की आय का प्रमुख साधन है। इसलिए हम इकोनॉमी में टैक्स का भी हम अध्ययन करते हैं। और जो सरकार टैक्स लेती है वह विभिन्न योजनाओं में या विभिन्न कार्यक्रमों में व्यय करके वह पुनः राष्ट्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से किसी देश में एक मौद्रिक प्रवाह जन्म लेता है। अब जो मौद्रिक प्रवाह जन्म लेता है तो उसको प्राप्त करना, उसको जब पब्लिक प्राप्त करती है या व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्राप्त करते हैं तो यह उसकी आय। यही मौद्रिक प्रवाह जब सरकार प्राप्त करती है तो यह सरकार की आय होती है। अर्थात सरकार ने मुद्रा को जन्म दिया।
सरकार ने मुद्रा को जन्म दिया। विभिन्न प्रकार की आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों को सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए सरकार ने मुद्रा को जन्म दिया, मुद्रा को विकसित किया और मुद्रा को इस्टेब्लिश किया। तो अब जो आय है, चाहे वह व्यक्ति की आय हो, चाहे वह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आय हो या फिर सरकार की आय हो, वह मुद्रा में गिनी जाती है। इसलिए मुद्रा अपने आप में आय की गणना करने का एक पैमाना है। मुद्रा विभिन्न प्रकार की या विभिन्न संस्थाओं की आय की गणना का एक मौद्रिक पैमाना है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मौद्रिक प्रवाह होता है। जब मुद्रा आई तो उसका मौद्रिक प्रवाह हुआ और इसी मौद्रिक प्रवाह को पाने के लिए पब्लिक विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं सुविधाओं को देती है। यही स्थिति व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी है, और यही स्थिति सरकार की भी है। इस प्रवाह को सब पाने का प्रयास करते हैं और अधिकतम रूप में पाने का प्रयास करते हैं। सरकार जहां एक तरफ टैक्स के रूप में अधिकतम रूप में पाने का प्रयास करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचती है कि जिससे हम टैक्स ले रहे हैं तो ये इससे हम अधिक समय तक टैक्स तभी हम ले पाएंगे जब ये अधिक समय तक क्रियाशील और सुरक्षित रूप में क्रियाशील होगा। ये तो पता चलता है कि हम ज़्यादा टैक्स लेने लगें तो यह डेड हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर हो जाएगा तो हम अधिक टैक्स नहीं ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको कमज़ोर करना होता है, ये बिल्कुल डुबोना या समाप्त करना होता है, उस पर या उस सेक्टर में अधिक टैक्स लगा दिया जाता है तो उसकी गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी डेड हो जाता है। और जिसको जीवन देना होता है वहाँ पर टैक्स कम कर दिया जाता है, या फिर अतिरिक्त मौद्रिक सुविधाओं के रूप में योगदान दे दिया जाता है। इसलिए बिजनेस को व्यावसायिक प्रवाह को देखना चाहिए, व्यावसायिक प्रवाह को समझना चाहिए। हम आगे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।